बेटा हमारा अगला टॉपिक है स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसको तो कहते हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, हिंदी में कहते हैं। मेरा सिग्नेचर नहीं कोई मैं देता माइक क्या है माइक? सर जा रहे हैं आज क्या? आज मतलब सर क्लास का लास्ट बेटा एक्चुअली होता क्या है स्पेस टेक्नोलॉजी बताएगा? स्पेस टेक होता क्या है? हेलो, आवाज आ रही सबको? देखो बेटा, स्पेस टेक्नोलॉजी होता क्या है? पहला सवाल ये। एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा, लिखना नहीं है, एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा विभिन्न प्रकार के अंतरिक्ष अभियानों या सैटेलाइट्स के निर्माण से संबंधित प्रौद्योगिकी को क्या बोलेंगे? स्पेस टेक्नोलॉजी बोलेंगे। क्या होता है? एरोस्पेस इंडस्ट्री या स्पेस साइंस द्वारा विभिन्न प्रकार के अंतरिक्ष अभियानों या सैटेलाइट के निर्माण के उपयोग में लाई जाने वाली प्रौद्योगिकी को क्या बोलोगे? स्पेस टेक्नोलॉजी। ठीक है। सवाल ये कि स्पेस क्या होता है? स्पेस दो शब्द है ना, एक स्पेस टेक्नोलॉजी और एक शब्द स्पेस। स्पेस क्या होता है? अगर हम इस जनरल बात करें तो स्पेस क्या होता है? एम्प्टी प्लेस, मतलब खाली जगह। ठीक है ना। स्पेस क्या होता है? एम्प्टी प्लेस या खाली जगह। लेकिन हम अंतरिक्ष के सेंस में अगर स्पेस की बात करें तो क्या है? ये 3 डायमेंशनल प्लेस है बेटा। कैसा है? 3 डायमेंशनल प्लेस है। 3 विमीय जिसको हिंदी में बोलेंगे ना, 3 विमीय प्लेस है। ठीक है। इसकी अगर डिफाइन करेंगे तो जहाँ से हमारा वातावरण की सीमा समाप्त होती है, यानी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की सीमा जहाँ से समाप्त होती है, वहाँ से कह सकते हो कि हम स्पेस की गणना शुरू करते हैं वहाँ से। ठीक है। और लगभग पृथ्वी के वायुमंडल में ऊपर जाने पर लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक रेंज होती है जिसमें कर्मन रेंज या कर्मन लिमिट। तो उस कर्मन लिमिट से क्या होता है? जैसे ही हम उस कर्मन लिमिट को पार करते हैं, और जब पार करने के बाद जो हमें जो नया जो स्पेस एक खाली जगह मिलती है उसी को हम स्पेस नाम दे देते हैं। वही क्या है? कर्मन लिमिट के बाद की जो जगह है उसको क्या बोलते हैं? स्पेस बोलते हैं। ठीक है। तो यानी कि जो हमारे वातावरण की सीमा है, ऊपरी सीमा, उसके बाद की जो जगह शुरू हो रही है उसको क्या बोलते हैं? स्पेस बोलते हैं। ठीक है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में 2-3 बातें लिखते हैं टाइम में। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान या एरोस्पेस इंडस्ट्री, इस तरीके से बेटा एरोस्पेस इंडस्ट्री एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा स्पेस सैटेलाइट कॉमा उपग्रहों, स्पेस सैटेलाइट कॉमा उपग्रहों या अंतरिक्ष अन्वेषण में उपयोग हेतु विकसित प्रौद्योगिकी है, में उपयोग हेतु विकसित प्रौद्योगिकी है। इसमें
अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के तहत मुख्य रूप से अंतरिक्ष अंतरिक्ष यान बाद में बेटा, हंसना सब बाद में, क्लास के बाद, यहाँ नहीं। अंतरिक्ष यानों, कृत्रिम उपग्रहों, अंतरिक्ष स्टेशनों, अंतरिक्ष अनुसंधान, में आवश्यक संरचनाओं का विकास सम्मिलित है। मेरे नोट पे स्पेस क्या होता है? स्पेस हाँ, स्पेस, और इसको हिंदी में लिख देते हैं अंतरिक्ष। स्पेस या अंतरिक्ष। बेटा अंतरिक्ष होता क्या है, कैसे डिफाइन करें? जहां से हमारे वायुमंडल की सीमा समाप्त होती है, उसके बाद की जो जगह है उसे क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष। जहां से हमारे वायुमंडल की सीमा समाप्त होती है, उसके बाद की जगह जो है उसको क्या बोलेंगे? अंतरिक्ष बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पृथ्वी की एक लेयर बनाते हैं, ये क्या है? पृथ्वी की सरफेस होती है, अर्थ सरफेस, ठीक है। पृथ्वी में अगर एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेरिक लेयर कितनी होती है? 5 होती है। उनके नाम क्या क्या होते हैं? पहली लेयर क्या होगी? पहली लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। ये क्या होगी? ट्रोपोस्फेयर। दूसरी लेयर क्या होगी? स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। ये क्या हो जाएगी बेटा? तीसरी लेयर क्या होगी? तीसरी लेयर क्या होगी बेटा, बताओ? मीसोस्फेयर। मीसोस्फेयर। उसके बाद क्या आएगा? आयनोस्फेयर, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है? एक्सोस्फेयर, ठीक है। लास्ट में क्या आता है बेटा? एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर को यहां से इस तरीके से दिखा, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? एक्सोस्फेयर। ये एटमॉस्फेरिक लेयर्स के नाम सबको पता है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ठीक है। अगर इनको दो कैटेगरी में बांटें, दो कैटेगरी में, तो क्या हो जाएगा? होमोस्फेयर और थर्मोस्फेयर, ठीक। लेकिन अब फिर भी यहाँ पे बात कर रहे हैं सारी लेयर्स की, तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। जहाँ से आयनोस्फेयर खत्म हो रहा है, यानी कि एक तरीके से आयनोस्फेयर से ही क्या हो जाता है? स्पेस की शुरुआत है, ठीक है। तो लगभग एक रेंज होती है यहाँ पे, लगभग यहाँ से मान लो ये एक रेंज आती है, ये 100 किलोमीटर की रेंज होती है पृथ्वी के सरफेस से 100 किलोमीटर की रेंज। यानी कि पृथ्वी में जो वायुमंडल में ऊपर की तरफ पड़ेंगे ना, वो 100 किलोमीटर की रेंज आती है। इसको बोलते हैं कर्मन लिमिट, कर्मन
रेंज या लिमिट। और यहीं से स्पेस की शुरुआत हो रही है। जब इस लिमिट के बियॉन्ड जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? स्पेस। इसके बियॉन्ड जाएंगे तो क्या है ये? स्पेस। ठीक है बेटा? जब इस कर्मल लिमिट के बियॉन्ड परे जाएंगे तो क्या मिलेगा? स्पेस मिलेगा। और स्पेस है क्या? एक 3D प्लेस है। स्पेस क्या है बेटा? 3D प्लेस। स्पेस क्या है? 3D प्लेस है। 3D मतलब 3 डायमेंशनल प्लेस। D का मतलब क्या है? डायमेंशन, यानी त्रिविमीय है। ठीक है ना? अगर इस रूम की बात करें तो इसमें कितनी विमाएं? 3। एक क्या है? इसकी ऊंचाई, एक क्या हो जाएगा? लंबाई हो जाएगा, और एक क्या होगा? चौड़ाई। तो 3 विमा है यहाँ पे भी। तो ऐसी स्पेस में क्या है? 3 विमाएं। 3D स्पेस क्या कहलाता है? 3D प्लेस वाला तो क्या कहलाएगा? स्पेस कहलाएगा। इसको बनाओ। बन गया? मैं कह रही ये वाईफाई लग गया सर। वाईफाई लग रहा है? जो लग रहा है तुम्हारा बना हुआ। बन गया सर। बना लिया? इसके बारे में लिखो। बस ये नाम याद रखना है। कर्मन रेंज वाला नाम है ये वाला। ये नाम याद रखना है। कर्मन लिमिट, ये कर्मन लाइन बोलते हैं इसे। हो गया? ओजोन किस लेयर में मिलती है बेटा? ओजोन संताप मंडल, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है? अरे ज्यादा मत सजाओ इसको। वाईफाई इसको एकदम सजाना है। चलो ठीक है, लिखो। खगोल विज्ञान के अनुसार, खगोल विज्ञान के अनुसार अंतरिक्ष एक, खगोल विज्ञान के अनुसार अंतरिक्ष एक त्रिविमीय, अंतरिक्ष एक त्रिविमीय, ब्रैकेट में 3 डायमेंशनल, त्रिविमीय इस तरीके से। त्रिविमीय और ब्रैकेट में लिखो बेटा 3 डायमेंशनल, पूरे लिखो इस तरीके से। 3 डायमेंशनल क्षेत्र है, अंतरिक्ष एक त्रिविमीय ब्रैकेट में 3 डायमेंशनल क्षेत्र है जो पृथ्वी के वायुमंडल की समाप्ति, जो पृथ्वी के वायुमंडल की समाप्ति की सीमा से प्रारंभ होता है, वायुमंडल की समाप्ति की सीमा से प्रारंभ होता है। थोड़ा सा
ठीक है, स्पेस समझ में आ गया। जहां से हमारे वायुमंडल की सीमा समाप्त हो रही है वहां से क्या शुरू हो रहा है, स्पेस शुरू हो रहा है। ठीक है, पैराग्राफ बदल के सामान्यतः अंतरिक्ष को सामान्यतः अंतरिक्ष को उस निम्नतम ऊंचाई से सामान्यतः अंतरिक्ष को उस निम्नतम ऊंचाई से आरंभ हुआ माना जाता है, आरंभ हुआ माना जाता है जिस ऊंचाई पर कोई उपग्रह पृथ्वी के वातावरण में गिरे बिना पृथ्वी के वातावरण में गिरे बिना एक उचित समय में एक निश्चित कक्षा में रह सकता है। एक उचित समय में एक निश्चित कक्षा में रह सकता है। ठीक है, परंपरागत रूप से अंतरिक्ष संधियों यानी स्पेस ट्रीटीज, अंतरिक्ष संधियों तथा एरोस्पेस रिकॉर्ड रखने के लिए समुद्र तल से 100 किलोमीटर ब्रेकिंग मतलब 62 मील। इसी 100 किलोमीटर को मील में अगर कहेंगे तो कितना बनेगा, 62 मील। 100 किलोमीटर ब्रेकिंग पे 62 मील ब्रेकिंग बंद करो की ऊंचाई पर निर्धारित 62 मील की ऊंचाई पर निर्धारित कर्मन रेखा, ये बदलता है, कर्मन रेखा का उपयोग किया जाता है। तो ये कर्मन कर्मन रेखा का उपयोग किया जाता है। कर्मन रेखा का उपयोग किया जाता है। कर्मन रेखा को फेडरेशन, इस तरीके से कर्मन रेखा को फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल और इसको शॉर्ट में लिखो ब्रैकेट में FAI, फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल द्वारा मान्यता प्राप्त है। एक चीज और याद रखनी है, स्पेस में क्या होता है, 3 डायमेंशन होता है, लेकिन अगर हम एक इसमें चौथी विमा को जोड़ दें तो ये कैसा हो जाएगा, 4D यानी 4 डायमेंशनल हो जाएगा। और उस चौथी विमा का नाम क्या हो जाएगा, काल यानी समय। काल का मतलब क्या होता है, टाइम।
ठीक है ना। जो चौथी विमा है वो क्या हो जाएगी, समय की। जो मॉडर्न जो फिजिसिस्ट है हमारे या जो एस्ट्रोनॉट्स हैं हमारे, ठीक है, वो क्या मानते हैं कि स्पेस को 3D न मान करके क्या मानते हैं, 4D मानते हैं। 3D न मान करके क्या मानते हैं, 4D, यानी कि उसको चतुर्विमीय मानते हैं, 4 विमाएं हैं, ठीक है ना। तो उसमें चौथी विमा का नाम है वो क्या है बेटा, काल या समय या टाइम, ठीक है। तो चौथी विमा नाम दिया गया है, उसको बोलेंगे काल। पहले क्या हो जाएगी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, और बाद में क्या हो जाएगा, काल, ठीक है। तो ये अगला पॉइंट क्या है, बदल आधुनिक भौतिक विज्ञानी, आधुनिक भौतिक विज्ञानी, आधुनिक भौतिक विज्ञानी अंतरिक्ष को त्रिविमीय, अंतरिक्ष को त्रिविमीय न मानकर 4 विमीय ब्रेकेट में लिखो 4D। D का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे डायमेंशनल, 4D मतलब 4 डायमेंशनल, ठीक है। 4 विमीय ब्रेकेट में 4D मानते हैं, जिसमें समय को, समय ब्रेकेट में टाइम, जिसमें समय ब्रेकेट में टाइम को चौथी विमा माना जाता है, जिसमें समय ब्रेकेट में टाइम को चौथी विमा माना जाता है। देखो बेटा, इसमें एक चीज याद रखना है, देखो हमने क्या बोला, अगर हम स्पेस को पहले वाले साइंटिस्ट क्या मानते हैं, 3D मानते हैं। स्पेस को पहले क्या मानता था, 3D। अब क्या मानते हैं, 3D प्लस टाइम, इसको क्या बोलेंगे कंबाइन करके, स्पेस टाइम। इसको क्या बोलेंगे, स्पेस टाइम। इसको लिख लो बस, इसको लिख लो, इसके नीचे इसको। और स्पेस टाइम को डिफाइन कैसे करोगे, अगर स्पेस को 3D मान के उसमें टाइम को जोड़ दे तो क्या बन जाएगा, स्पेस टाइम बन जाएगा। स्पेस को 3D मान के उसमें टाइम को जोड़ दे तो क्या बन जाएगा, स्पेस टाइम, ठीक है। तो यही हो गया हमारा स्पेस टाइम। इसको बनाओ, लिख दो, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम जो अगली हेडिंग हमारी वो है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम, इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम्स। इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम्स। देखो इसके तहत ये स्टडी करेंगे हम लोग कि कैसे जो है जो पूर्वगामी संस्था से लेकर वर्तमान में इसरो का गठन हो रहा है। पूर्वगामी संस्था से इनकोस्पार वगैरह है, टर्ल्स वगैरह है, तो इनसे जो है किस प्रकार वर्तमान में इसरो का गठन हो रहा है। इसरो का गठन कब हो रहा है, 1969 को इसरो का गठन होता है, ठीक है। तो ये मान के चलते हैं कि स्पेस रिसर्च प्रोग्राम के तहत कैसे कैसे इसरो का एवोल्यूशन हुआ है, ठीक। तो शुरुआत में जो संस्थाएं बनी वो इवॉल्व होती धीरे धीरे, और वो लास्ट में जाके इनकोस्पार को क्या नाम देते हैं, आगे जाके इसरो का नाम देते हैं। इसका गठन 1969 में नाम है, ठीक है। तो इसके 2-3 बातें जरा लिख लो। भारत में 1960 के दशक में, भारत में 1960 के दशक में
अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत मुख्यतः साउंडिंग रॉकेट की मदद से हुई। बेटा इसको कोरिलेट करो जो पटाखे पे जो रॉकेट चलाते हैं उससे। इसको किससे कोरिलेट करो? जो हम लोग पटाखे पे जो रॉकेट और दीपावली पे जो रॉकेट चलाते हैं उससे कोरिलेट करो। वो क्या करता है, एक तरीके से साउंडिंग इफेक्ट देता है ना, तो सेम वही कि साउंडिंग रॉकेट। ठीक, तो साउंडिंग रॉकेट की मदद से हुई प्रस्ताव। 1961 में भारत ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए 1961 में भारत ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष अनुसंधान को विकसित करने के लिए प्रयास किया। अंतरिक्ष अनुसंधान को विकसित करने के लिए प्रयास किया। बेटा इसमें जो शांतिपूर्ण है ना उसको अंडरलाइन करो। शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए, इसको अंडरलाइन करो, शांतिपूर्ण उद्देश्य। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है? शांतिपूर्ण होना चाहिए, विध्वंसक नहीं होना चाहिए। हमारा क्या है, किसी भी कहीं भी स्पेस में कोई ऐसा अनवांटेड एलिमेंट ना ले जाए कि स्पेस को नुकसान हो या खतरा हो, या किसी अन्य देश को हमारे उस रिसर्च से कोई खतरा हो। ठीक है ना, तो उसका मकसद क्या होता है कि शांतिपूर्ण उद्देश्य के तहत हम अपने स्पेस रिसर्च प्रोग्राम को डेवलप करें। ठीक है, तो इसी परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर विक्रम साराभाई तथा डॉक्टर रामनाथन तथा डॉक्टर रामनाथन के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनकोस्पार, ब्रैकेट में इनकोस्पार। ठीक है, इनकोस्पार, इंडियन कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च, इंडियन कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च। ठीक है, इनकोस्पार, इंडियन कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च, जिसको हम बोलेंगे हिंदी में इनकोस्पार के का गठन हुआ। तो इसका पैराग्राफ बदलते हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई के अद्वितीय दिशा निर्देशन में मतलब उनके निर्देशन में, ऐसे दिशा निर्देशन में टर्ल्स, TERLS, इसको दोबारा लिखो, यहाँ पे TERLS
LS और इसको ब्रैकेट में लिखो थुम्बा इक्वेटोरियल थुम्बा इक्वेटोरियल रिसर्च रॉकेट बेटा आर की जगह रॉकेट रिसर्च नहीं रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम और ये कहाँ है केरल में टर्स का फुल फॉर्म है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम और थुम्बा जगह है बेटा थुम्बा क्या है एक जगह है जो कि कहाँ है केरल में थुम्बा जगह है जो कि कहाँ है केरल में इसको लिखो थुम्बा एक जगह है जो कि कहाँ है केरल में तो हम लोग लिख रहे थे डॉक्टर विक्रम साराभाई की अद्वितीय दिशा निर्देशन में टर्ल्स ये वाला टर्ल्स ब्रैकेट में जो भी फुल फॉर्म है वो लिखो टर्ल्स पर काम शुरू हुआ टर्ल्स और ब्रैकेट में ये लिखने के बाद ब्रैकेट बंद पर काम शुरू हुआ टर्ल्स पर काम शुरू तो टर्ल्स की फुल फॉर्म याद रहेगी ना थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम और थुम्बा एक जगह है जो कि कहाँ है बेटा केरल में तो ये जो प्रोग्राम हमारा लॉन्च हो रहा है कहाँ लॉन्च हो रहा है केरल में टर्ल्स यानी इसको इस तरीके से बोलो कि टर्ल्स पर जो काम शुरू हो रहा है वो कहाँ है केरल में ठीक है ठीक नोट करके लिखो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है हेलो डॉक्टर विक्रम साराभाई के निधन के पश्चात टर्ल्स का नाम बदल कर दिया टर्ल्स TERLS टर्ल्स का नाम बदल कर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र रख दिया गया टर्ल्स का नाम बदलकर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र रख दिया गया विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र रख दिया गया हेलो हेलो इसरो उसरो पर डालना इसरो डालना अलग पड़ेगा हड़ी चलो अगला है इसरो इसरो की फुल फॉर्म बताओ सबको बताया जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन
हिंदी में क्या बोलोगे? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। हिंदी में लिखो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। चलो इसमें लिखो इनकोस्पार्क जो हम लोगों ने लिखा था इनकोस्पार्क। क्या है ये? इंडियन कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च। ये इंडियन नेशनल कमेटी ऑन स्पेस, भारतीय राष्ट्रीय द्वारा इनकोस्पार्क का पुनर्गठन करके का पुनर्गठन करके 15 अगस्त 1969 को 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई। इसरो की स्थापना की गई। ठीक है बेटा। तो इनकोस्पार्क का ही पुनर्गठन करके क्या बनाया गया है? इसरो बनाया गया। और डेट याद रखनी है। डेट क्या बेटा? 15 अगस्त 1969 यानी 1969। और दिन तो बहुत प्यारा ही है, 15 अगस्त जिस दिन हमारा भारत जो है आजाद हो गया। तो ये डेट याद रखना है, ठीक है? 15 अगस्त याद रखना, 69 आज याद रह जाएगा फिर कोई बात नहीं। ठीक है। तो इसरो की स्थापना की गई। फुल स्टॉप के बाद लिखो अंतरिक्ष शोध गतिविधियों को अंतरिक्ष शोध गतिविधियों को अंतरिक्ष शोध मतलब रिसर्च अंतरिक्ष शोध गतिविधियों को और गति प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष आयोग का गठन कर भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष आयोग का गठन कर जून 1972 में अंतरिक्ष विभाग ब्रैकेट में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस अंतरिक्ष विभाग ब्रैकेट में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की स्थापना की गई। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की स्थापना की गई। सितंबर 1972 में इसरो को डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत लाया गया। सितंबर 1972 में इसरो को डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत लाया गया। ठीक है बेटा। तो ये इसरो की स्थापना के बारे में तो 2-4 बातें थी, एक नोट करके रखिए।
1963 में टर्ल्स द्वारा TERLS 1963 में टर्ल्स द्वारा पहला साउंडिंग रॉकेट छोड़ा गया। टर्ल्स द्वारा पहला साउंडिंग रॉकेट छोड़ा गया जिसका नाम अपाचे था। अभी लगे आप बताओ। बेटा 2 दिन आपकी इथिक्स की क्लास चलेगी कल से ना, यानी कि 30 तारीख तक, 28 हो गई 30 तारीख, 30 तारीख तक आपकी इथिक्स की क्लास एज यूजुअल टाइम पे चलेगी 9 बजे से, ठीक है। तो 1963 में टर्ल्स द्वारा पहला साउंडिंग रॉकेट छोड़ा गया जिसका नाम क्या था बेटा? अपाचे, जिसका नाम अपाचे था, ठीक है। जैसे सही लग रहा है वैसे पैराग्राफ बदल के पूछता साइट, SITE साइट, इसका फुल फॉर्म भी तो लिखना जरूरी है। इसका फुल फॉर्म लिखो बेटा, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। साइट की फुल फॉर्म ये है, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। विश्व में, साइट ब्रैकेट में नाम लिख के, विश्व में सबसे बड़े टेक्नो सोशल विश्व में सबसे बड़े टेक्नो सोशल एक्सपेरिमेंट के रूप में सामने आया है। विश्व में सबसे बड़े टेक्नो सोशल एक्सपेरिमेंट के रूप में सामने आया है। पैराग्राफ बदल के लिखो। इसके बाद इसरो तथा डाक एवं तार विभाग, यानी टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट वाला, तथा डाक एवं तार विभाग, ये वाला इस तरीके से, डाक एवं तार विभाग तथा डाक एवं तार विभाग की संयुक्त परियोजना डैश उपग्रह दूरसंचार परीक्षण परियोजना, उपग्रह दूरसंचार परीक्षण परियोजना, उपग्रह दूरसंचार परीक्षण परियोजना, ब्रेक में स्टेप, इसी को बोलते हैं स्टेप। स्टेप पूरा नाम लिखो स्टेप का क्या है? स्टेप सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन,
सैटेलाइट, टेलीकम्युनिकेशन, एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट, एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट, ये स्टेप की फुल फॉर्म है। सैटेलाइट, टेलीकम्युनिकेशन, एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई, दोस्तों इन कार्यक्रमों की सफलता के बाद 1980 के दशक में, इन कार्यक्रमों की सफलता के बाद 1980 के दशक में इनसेट तथा IRS, इनसेट तथा IRS, इनसेट तथा IRS जैसे उपग्रह कार्यक्रम शुरू हुए। इस दौरान अंतरिक्ष संबंधी उत्पादों तथा सेवाओं की मार्केटिंग के लिए 1972 में 1972 की जब 92 कर लिया 1992 में भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली 1992 में भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इस तरीके से लिखना पड़ता है, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन किया है। अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया। अरे बाप रे, 72 याद नहीं जा रहा है। ठीक है, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका काम समझ में आया क्या है? जैसे होता क्या है, कोई भी कंपनी है, कंपनी क्या करती है, अपने प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, उसको लॉन्च करने, उनको बेचने के लिए कोई मार्केटिंग एक तरीके से कह सकते हैं कि उसका एक डीलर नियुक्त करती है, ठीक है, जो अपने प्रोडक्ट को कहीं दूसरी जगह पे बेचने की जाती है। तो ऐसे ही इसरो ने क्या करा था, इसरो का है, तो इसरो के तहत जो भी प्रोडक्ट बनेंगे, भारत सरकार उनको क्या करेगी, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से दूसरे देशों में उनकी मार्केटिंग के लिए भेज देगी। तो ये अंतरिक्ष का काम हो गया, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, ठीक है। छोटा सा क्या होता है, इसरो के प्रमुख केंद्र, इसरो के प्रमुख केंद्र, और उसका नंबर 1 करके लिखो। नंबर 1 विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। इसको शॉर्ट में लिखेंगे बेटा VSSC,
शॉर्ट में क्या हो जाएगा, VSSC, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, VSSC शॉर्ट। कहाँ है ये? केरल में। केरल की कौन सी जगह? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तो इसमें कितना लिखिए, इसको लिखने के बाद केरल के तिरुवनंतपुरम में, केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित VSSC, केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित VSSC यानी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इसरो का प्रमुख केंद्र है। इसरो का प्रमुख केंद्र है, जहां उपग्रहों और परिज्ञापी रॉकेट, जहां उपग्रहों और परिज्ञापी रॉकेट, जहां उपग्रहों और परिज्ञापी रॉकेट के प्रमोचन यानों के विन्यास, परिज्ञापी रॉकेट के प्रमोचन यानों के विन्यास, प्रमोचन यानों के विन्यास और विकास की गतिविधियां निष्पादित की जाती हैं, और विकास की गतिविधियां निष्पादित की जाती हैं। हिंदी गुजारा करते ऐसा होता है ना, जैसे अब इसको ऐसे समझो, कोई भी रॉकेट बनाना है तो उसके पार्ट्स असेंबल करना, आपस में उनको जोड़ना, कहाँ हो रहा है? VSSC में होता है। ठीक है, सीधे सा मतलब इसको ऐसे समझो, अगर रॉकेट्स के पार्ट्स बनाना है और उनको आपस में जोड़ना है तो ये कहाँ हो रहा है? VSSC में हो रहा है। ठीक है, बात समझ आ रही है? रॉकेट के पार्ट्स हमने लिया है, अब क्या करेंगे? उसको असेंबल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई खिलौना है, कोई भी खिलौना है, उसके पार्ट्स तो हमें मिल गए, लेकिन उसकी असेंबली का काम कहाँ हो रहा है? सपोज कोई बच्चा है, उसको अगर दे दो बनाने के लिए खिलौना, उसको पता है कि कैसे खिलौने को उसके पार्ट्स अलग करें और दोबारा उसको कैसे जोड़ें, मीन्स उसकी असेंबलिंग करना। तो असेंबलिंग का काम कहाँ हो रहा है? VSSC में हो रहा है। पार्ट्स मिल गए, पार्ट्स मिलने के बाद उसकी अंदर क्या करा? असेंबलिंग कर दी। असेंबलिंग मतलब उनको जोड़ना, उनको एक तरीके से उसकी प्रॉपर डिजाइन को तैयार करना, असेंबलिंग। ठीक है, ये हो गया असेंबलिंग। तो पहला सेंटर ये था, दूसरा सेंटर का नाम लिखो बेटा, दूसरे सेंटर का नाम इसरो उपग्रह केंद्र, इसरो उपग्रह केंद्र, इसको बोलते हैं आईजैक। इसरो उपग्रह केंद्र, ठीक है, यानी कि इसरो सैटेलाइट असेंबलिंग सेंटर, ये सीधे सीधे सेंटर का, ये ऐसे सैटेलाइट हो गया और सिर्फ और सेंटर करते हैं। इसरो सैटेलाइट सेंटर, इसको बोलते हैं आईजैक। ठीक है, शॉर्ट में इसरो सैटेलाइट सेंटर, आईजैक। ये कहाँ पे? ये बेंगलोर में। VSSC कहाँ था? केरल के तिरुवनंतपुरम में, और ये कहाँ है? कर्नाटक के बेंगलुरु। ठीक है, तो इसमें पहला तो ये तो पढ़े। आईजैक कहाँ पे? यह कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। यह कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। इसमें फुल स्टॉप करके कोई काम क्या कर रहा है? यह वैज्ञानिक तकनीकी, और अनुप्रयोज्य अभियानों के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी का विकास करता है। उपग्रह प्रौद्योगिकी का विकास करता है। अगला सेंटर का नाम देखो,
सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो अगला जो सेंटर क्या जाएगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। शॉर्ट में क्या लिख दोगे, सतीश धवन स्पेस सेंटर, SDSC, सतीश धवन स्पेस सेंटर। और इसको आज क्या बोलते हैं, शार बोलते हैं। इसी का नाम जो नया नाम है वो क्या है बेटा, शार, SHAR, इसी का नया नाम शार, SDSC, सतीश धवन स्पेस सेंटर, और इसी का नया नाम है शार। ये क्या बेटा, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में, ये है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। इसमें लिखो, यह है आंध्र प्रदेश के, यह है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा में स्थित है। फुल स्टॉप केवल, SDSC, SDSC स्टार, SHAR, SDSC स्टार, SDSC शार, SHAR होगा शार। निम्न भूकक्षा, निम्न भूकक्षा यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट या लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं इसको, निम्न भूकक्षा, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। निम्न भूकक्षा, ध्रुवीय कक्षा, ध्रुवीय कक्षा, और भू स्थिर अंतरण कक्षा, भू स्थिर अंतरण यानी कि जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, ठीक है। भू स्थिर अंतरण कक्षा में उपग्रह प्रमोचन के लिए, प्रमोचन मतलब लॉन्चिंग, उपग्रह प्रमोचन के लिए, में उपग्रह प्रमोचन के लिए अपेक्षित अवसंरचना, अपेक्षित अवसंरचना है, अपेक्षित अवसंरचना तो इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना है। यानी कि श्रीहरिकोटा में जो स्थित SDSC है ना, सतीश धवन स्पेस सेंटर, इससे क्या कहते हैं, रॉकेट को लॉन्च किया जाएगा। पूरा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल वगैरह होगा, इनको कहाँ से लॉन्च किया जाएगा, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इनको प्रक्षेपित किया जाएगा, ठीक है। अगला सेंटर का नाम है द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र, इसका नाम है लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर। द्रव प्रणोदन, द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र, द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र, लिक्विड प्रोपल्शन और सिस्टम सेंटर, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर। यहाँ इसका इंग्लिश में नाम लिखो बेटा, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर। शॉर्ट में क्या लिख दोगे, LPSC, LPSC शॉर्ट, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर। सीधे सीधे बिल्कुल, ये बेंगलुरु में स्थित है, यह बेंगलुरु में स्थित है। यह बेंगलुरु में स्थित है। अगला देखो, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र यानी कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, स्पेस एप्लीकेशंस सेंटर।
इसको लिख लो बेटा, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। ये कहाँ से? ये कहाँ है? तो ये गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। इसमें यह गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। यह गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। इसका प्रमुख कार्य संचार और कम्युनिकेशन। इसका प्रमुख कार्य संचार, दिशा निर्देशन और मौसम विज्ञान से संबंधित पेलोड, इस तरह से पेलोड, और इसको हिंदी में बोलते हैं नीति भार। पेलोड ब्रैकेट में नीति भार का विकास करना है। ठीक है। तो किसी भी लॉन्च व्हीकल में दो तरीके के पार्ट होते हैं, एक बस बोलते हैं और दूसरा क्या बोलते हैं, पेलोड बोलते हैं। ठीक है, बस और पेलोड ये रॉकेट के पार्ट होता है। ठीक है, तो जो टॉप मोस्ट पोर्शन होता है वो कहलाएगा हमारा पेलोड। ठीक है ना, अगर रॉकेट के टॉप मोस्ट पोर्शन की बात करें तो पेलोड का मतलब जहाँ पे हम कोई भी एक तरीके से सैटेलाइट को रखने की जगह वो क्या कहलाएगा, पेलोड। ठीक है, तो सैटेलाइट को रखने की जगह एक रॉकेट लॉन्च व्हीकल वो कहलाता है पेलोड। और बस एक तरीके से सपोर्टिंग प्लेस होता है। ठीक है, जिसकी मदद से BUS बस। ठीक है, तो बस क्या एक तरीके से उसको अंतरिक्ष में ले जाने का कार्य करता है। बस मतलब एक तरीके से स्टेजेस होती हैं, और उन स्टेजेस में क्या होता है, उन स्टेजेस में फ्यूल भरा रहता है। और फ्यूल दो प्रकार का होता है, सॉलिड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल। ठीक है, इसके बारे में तो जब रॉकेट लॉन्च व्हीकल पढ़ेंगे तब आगे उसको तो इतना याद रखो कि पेलोड जो है टॉप मोस्ट पोर्शन होता है जहाँ पे सैटेलाइट को स्थापित किया जाता है अंतरिक्ष में भेजने के लिए। ठीक है, बात समझ आ गई। और एक होता है वारहेड। वारहेड का मतलब क्या होता है, जी डिफेंस टेक्नोलॉजी का पोर्शन है, उसमें होता है वारहेड। तो वारहेड क्या है कि जितना गोला बारूद हम एक मिसाइल में लॉन्च करेंगे वो वारहेड कहलाता है। जितना गोला बारूद हम एक मिसाइल में लॉन्च करेंगे वो क्या कहलाता है, वारहेड कहलाता है। अगर हम किसी देश पे या कहीं भी अपने टारगेटिंग पोजीशन पे कोई मिसाइल लॉन्च करनी है तो हम अगर मतलब 200 किलोग्राम का वारहेड मतलब 200 किलोग्राम का वारहेड हमें ले जाना है। वारहेड का मतलब जो भी हम एक तरीके से विस्फोटक ले जा रहे हैं वारहेड कर रहे हैं, तो उसको हम उस पर्टिकुलर पोर्शन में इस्टेब्लिश करके हम उसको मिसाइल को लॉन्च करते हैं। ठीक है, ऐसे पेलोड का हो गया। तो पेलोड में क्या हो गया, पेलोड में हम कोई भी अपनी सैटेलाइट इस्टेब्लिश करेंगे कहाँ पे भेजने के लिए, अंतरिक्ष में भेजने के लिए, तो पेलोड कराता है। ठीक है, चलो तो ये हमने बात की थी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। अगला लिखो, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, और इसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। इसको हिंदी में लिखो बेटा, पांचवा था छठा लिखो, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, इंग्लिश में लिखो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। ठीक है बेटा, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र या नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। बेटा ये कहाँ है, ये हैदराबाद में, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तो ये हैदराबाद में, हाँ तो इसके बारे में, ये हैदराबाद में स्थित है, यह हैदराबाद में स्थित है। 1 सितंबर 2008 से
1 सितंबर 2008 से 1 सितंबर 2008 से इसे इसरो के पूर्ण विकसित केंद्र के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इसे इसरो के पूर्ण विकसित केंद्र में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, अगला लिखो, विकास और शैक्षिक संचार यूनिट। 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 तो डेवलपमेंट एंड एजुकेशन कम्युनिकेशन यूनिट, तो इसका नाम लिखो, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन कम्युनिकेशन यूनिट। कम्युनिकेशन यूनिट। सीधे सीधे लिखो, ये कहाँ पे, इसको शॉर्ट में डेसू बोलते हैं, DECU, डेसू। ठीक है, तो ये बेटा गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। इसको ये गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। और इसमें क्या है, यह समाज की वास्तविक समस्याओं के समाधान में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देता है। समाधान में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देता है और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देता है और समस्त राष्ट्रीय विकास में समग्र राष्ट्रीय विकास में योगदान करता है। समग्र राष्ट्रीय विकास में योगदान करता है। एक और लिखो, लैबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम्स। अगला लिखो, लैबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम। इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम, लैबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम्स, इसको शॉर्ट में बोलते हैं लियोस, LEOS, शॉर्ट में बोलेंगे इसको लियोस, LEOS। लियोस यह बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु किसकी राजधानी है बेटा? बेंगलुरु किसकी राजधानी है? हाँ, और केरल की क्या है? पता है ना सारे स्टेट्स की राजधानी सबको पता है? तो बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, नोट करके लिखो बेटा,
नोट करके लिखो। भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह, भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह, भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट का निर्माण लियोस में किया गया। भारत के कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट का निर्माण लियोस, ये बेटा LEOS, लियोस, यही बात, लियोस में किया गया। तो आर्यभट्ट का निर्माण कहाँ हो रहा है? इसी में हो रहा है। ठीक है, तो आर्यभट्ट का निर्माण किसमें हो रहा है? लियोस में। अगला एक संस्था का नाम लिख लेते हैं। अगला पॉइंट जो भी नंबर आ रहा है, मतलब 7, 8 या 9 जो भी आ रहा है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, इसको लिखो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ है ये? उत्तराखंड के देहरादून। ठीक है, लिखने के बाद देखो डैश करके, यह उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। तथा यह अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार की इकाई है। तथा यह अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार की एक इकाई है। ठीक है, चलो एक और लिखो। इसरो नोडल कॉम्प्लेक्स, इसरो नोडल कॉम्प्लेक्स, इसरो नोडल, इंग्लिश में इसरो प्रोपल्शन, इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स, इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स। यह है तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में स्थित है। यह तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में, यह तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में स्थित है। TN का मतलब तमिलनाडु, TN का मतलब क्या है? यह तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में स्थित है। ठीक है, चलो ये बेटा हमारे जो इसरो के तहत चलाए जाने वाले जितने भी सेंटर है ना, उनके बारे में हो गए। अब एक अगला बड़ा है ऑर्बिट यानी कक्षा, ऑर्बिट यानी कक्षा। ऑर्बिट यानी कक्षा, ये क्लास वाला नहीं है। ठीक है, जो कह रहा है कि क्लास वाला नहीं। ऑर्बिट का मतलब है डेफिनेट पाथ, एक रास्ता, एक फिक्स क्या है रास्ता है। ठीक है, अगर पृथ्वी के चारों ओर किसी सैटेलाइट को भेजेंगे तो क्या करेगा? वो एक डेफिनेट ऑर्बिट में तो घूमेगा ना। तो ऑर्बिट क्या है? एक रास्ता है, कक्षा है, जो कि वृत्ताकार भी हो सकती है और इलिप्टिकल भी हो सकती है। ठीक है,
तो ये क्या है, एक तरीके से रास्ता एक पथ होता है। कक्षा क्या है, एक तरीके से एक रास्ता एक पथ है जिनमें क्या होता है, सैटेलाइट को भेजा जाता है, स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो वो जो सैटेलाइट हमने भेजे वो क्या करेंगे, इन्हीं ऑर्बिट में पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पृथ्वी से बांधे होते हैं ताकि ये अपनी कक्षा को बाहर छोड़कर बाहर न चले जाए। ठीक है, अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये अपनी कक्षा को छोड़कर आउटर स्पेस में चले जाएंगे, अलविदा कर जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। कोई भी अगर सैटेलाइट है तो हमने उसको अगर एक पर्टिकुलर पाथ में स्थापित करना है, पाथ मतलब एक रास्ता, यानी रास्ता कौन सा है, वो कक्षा है, पृथ्वी की चारों स्थित कक्षाएं हैं। ठीक है, अगर उनमें हमने क्या करना है, किसी सैटेलाइट को भेजना है तो भेजने के बाद वो सैटेलाइट एक अपने डेफिनेट ऑर्बिट में घूमेगा। अच्छा, उसकी वजह क्या है घूमने की, उसकी दो फोर्स काम करते हैं वहाँ पे। अगर ये माना कि हमने ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ठीक है, इसके चारों ओर अगर हम एक ऑर्बिट बनाते हैं, ये कोई ऑर्बिट है, माना हमने कि लियो है, लो अर्थ ऑर्बिट, निम्न भू कक्षा है, LEO, लियो, लो अर्थ ऑर्बिट है, इसको हिंदी में निम्न भू कक्षा बोलते हैं। अगर किसी सैटेलाइट को हमने इस ऑर्बिट में भेजना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये सैटेलाइट हो गया इस तरीके से, ये सैटेलाइट है, ये अगर इस कक्षा में घूम रहा है, ऐसे बना दो, तो ये सैटेलाइट अगर इस कक्षा में घूम रहा है तो पहला सवाल ये कि क्यों घूम रहा है, और दूसरा सवाल ये कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर क्यों नहीं आ जाता। ठीक है, तो इसके दो सवाल। तो यहाँ पे एक चीज है हमारा, ये याद रखना है आपको, दो फोर्स काम करते हैं, एक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं अपकेंद्रीय बल, इसको क्या बोलेंगे, अपकेंद्रीय बल। ठीक है, जो किसका परिणामी होगा, गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम। ठीक है, तो ये इस तरफ लगेगा बाहर की तरफ, ठीक है, ये किस तरफ काम करेगा, बाहर की तरफ, यानी कि जो ऑर्बिट है उससे बाहर की तरफ काम करेगा, और सेंटर की तरफ क्या काम करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि ये है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल हमारा है। ठीक है, अगर किसी भी सैटेलाइट को हमें एक निश्चित कक्षा में भेजना है, ठीक, तो हमें उसको इतनी स्पीड देनी है, ठीक है, उसको इतनी स्पीड देनी है कि गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत अपकेंद्रीय बल पैदा हो जाए, ताकि वो जो हमारा ये सैटेलाइट है वो पृथ्वी की कक्षा में आकर ना गिर जाए दोबारा। ठीक है ना, हमें उसको इतना स्पीड दे देना है कि वो सैटेलाइट इतनी तेजी से घूमे कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर ना गिर जाए। जैसे ही उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्रीय बल पैदा होगा, वो जो सैटेलाइट है अपनी निश्चित कक्षा में घूमने लगेगा। ठीक है, बात समझ आ गई। तो यहाँ पे दो फोर्स काम करते हैं जो कि सैटेलाइट को एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में बांधे रखते हैं। ठीक है, यानी कि उसको गिरने से बचाते हैं। पहला, उसको पृथ्वी के केंद्र की तरफ वापस नहीं आने देंगे। दूसरा, ये सैटेलाइट को इस ऑर्बिट से आउटर स्पेस में भी नहीं जाने देगा। समस्या तो दो है ना, एक तो पृथ्वी के केंद्र की तरफ ना आ जाए, दूसरा जो इसकी एक स्पेशल ऑर्बिट है इसको छोड़ के बाहर ना चला जाए। तो ये दोनों जो फोर्स हैं काम करते हैं इसको एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में बांधने का, ताकि ये अपनी ऑर्बिट में चारों तरफ घूमता रहे। और ऑर्बिट क्या है बेटा, एक वृत्ताकार पथ है या रास्ता है जिनके चारों जिनमें जो है पर्टिकुलर सैटेलाइट पृथ्वी के चारों घूमता है। ठीक है, चलो ऑर्बिट के बारे में लिखो बस। भौतिकी में यानी फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर ऐसा बोला जाए तो भौतिकी में कक्षा या ऑर्बिट, भौतिकी में कक्षा या ऑर्बिट अंतरिक्ष में स्थित एक बिंदु के अंतरिक्ष में स्थित एक बिंदु के चारों ओर मार्ग को कहते हैं। अंतरिक्ष में स्थित एक बिंदु के चारों ओर स्थित मार्ग को कहते हैं, चारों ओर स्थित मार्ग को कहते हैं।
ठीक है बेटा, तो ऑर्बिट क्या है? पाथ है। पाथ मतलब रास्ता है। तो ऑर्बिट हमारी क्या है? एक पाथ मतलब रास्ता है जो किसके चारों ओर होगा? रास्ता जो एक केंद्र के चारों ओर, और केंद्र क्या है हमारा? यहाँ पे पृथ्वी है। अंतरिक्ष में कोई केंद्र क्या है हमारा? ये पृथ्वी है। हमने केंद्र के तौर पर किसको लिया? हमारा पृथ्वी को लिया। यानी पृथ्वी के चारों ओर स्थित एक रास्ता है जहां पे कोई सैटेलाइट घूम रहा है, तो वही क्या कहलाएगी? ऑर्बिट कहलाएगी या कक्षा कहलाएगी। बात समझ आ गई? इसको भी बनाओ, ये वाला बनाओ, ये छोटा सा सैटेलाइट दिखा देना। दोबारा ना जाए। इसको नहीं, जो बना चुके हो तो मत बनाना, जिसने नहीं बनाया उसको बनाओ, ठीक। और ये लो अर्थ ऑर्बिट है, मैं पानी में- चौकी। कितना लिखा बेटा? कुछ लिखा भी तक नहीं? तो हमने इतना लिखा है कि एक बिंदु के चारों ओर स्थित रास्ते को क्या बोलेंगे? कक्षा बोलते हैं। कॉमा लगा के जिस पर चलकर बेटा चल रहा है। ना पानी में कमरे में हम लोग लिख रहे थे जिस पर चलकर कोई वस्तु उस बिंदु की परिक्रमा करती है। जिस पर चलकर कोई वस्तु उस बिंदु की परिक्रमा करती है। ठीक, तो स्टॉप करें। खगोल विज्ञान में अक्सर किसी तारे या ग्रह के चारों ओर कोई छोटा ग्रह या उपग्रह अपनी कक्षा में उसकी परिक्रमा करता है। दूसरे शब्दों में कक्षा एक नियमित तथा दोहराए जाने वाला पथ होती है। दोहराए जाने वाला पथ यानी रास्ता, पथ होती है जिसमें कोई आकाशीय पिंड या मानव निर्मित उपग्रह किसी अन्य आकाशीय पिंड का चक्कर लगाता है। फुल स्टॉप के बाद नोट करके लिखना,
खगोलीय वस्तुओं की कक्षाएं प्रायः हेडिंग नहीं नोट कर खगोलीय वस्तुओं की कक्षाएं प्रायः वृत्ताकार खगोलीय वस्तुओं की कक्षाएं प्रायः वृत्ताकार या अंडाकार होती हैं वृत्ताकार या अंडाकार होती हैं। अगला एक और है कक्षाओं के प्रकार कक्षाओं के प्रकार अगला है बेटा हमारा कक्षाओं के प्रकार ठीक है। और ऊंचाई के आधार पर हमने जो कक्षाएं हैं इनको निम्न भागों में विभाजित करना है ऊंचाई के आधार पर। हाँ कक्षाओं के प्रकार और उसमें डैश से लिखना ऊंचाई के आधार पर कक्षाएं निम्न प्रकार की होती हैं ऊंचाई के आधार पर कक्षाएं निम्न प्रकार की होती हैं डैश के नंबर 1 लिखना लियो और इसमें लिखो ना लियो यानी लो अर्थ ऑर्बिट और हिंदी में लिख लो निम्न भूकक्षा लो अर्थ ऑर्बिट हिंदी में लिखो बेटा निम्न भूकक्षा नंबर 2 करके लिखो बीओ मिडिल या मीडियम अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं ठीक है इसको बेटा मिडिल या मीडियम अर्थ ऑर्बिट बोलेंगे मीडियम अर्थ ऑर्बिट और हिंदी में लिख लो मध्य भूकक्षा ठीक है मध्य भूकक्षा उसके बाद अगली लिखो भूतुल्यकालिक कक्षा यानी जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट जो ऊपर करते हैं दोनों अलग अलग दोनों हाँ जी भूमि है आज नाराज हो गए जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट शॉर्ट में लिखोगे बेटा इसको GSO और हिंदी में लिखो भूतुल्यकालिक कक्षा केवल नाम लिख लो आज कल इसके बारे में बाकी बच्चे को ऊपर लिखते हैं ठीक है अब ये बेटा देखो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हिंदी में नाम देखो भूस्थैतिक कक्षा GEO इसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और हिंदी में लिख दो भूस्थिर कक्षा ये चौथी हो गई ठीक है भूस्थिर कक्षा नंबर 1 करके लिखो लियो कल करें इसको याद टाइम हो गया 30 हो गया हम लोग टाइम देखते रहते हैं चलो इसमें आज तो ये सारा वो है
लिखने वाला थ्योरेटिकल पार्ट है, कल जो है हम लोग समझने वाला पार्ट करेंगे। ये थ्योरेटिकल पार्ट था जो हमने लिख लिया, लिखने वाला लगभग मैक्सिमम पोर्शन हो गया, समझने वाला जो रहेगा बोर्ड पे रहेगा। अब जैसे ये ऑर्बिट्स हैं, ये सारी समझने वाली हैं, ठीक है, ये सारी कल समझने वाली हैं इनको। फिर लॉन्च व्हीकल कितने प्रकार के होते हैं ना, उनकी जनरेशन के हिसाब से SLV, ठीक है, फिर ASLV, PSLV, GSLV, LNV, तो इस तरीके से कई सारे फिफ्थ जनरेशन 6 जनरेशन तक लगभग लॉन्च व्हीकल आएंगे। तो ये सारे के सारे कार्य करेंगे जितना हो पाएगा मैक्सिमम तक कल, और नहीं तो फिर इसको लगभग 30 तक इसको फाइंड अप करना है। स्पेस तक को लगभग 30 तक निकलना है, ठीक है, 3 दिन में करना है। चलो इसको इससे